दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में EVS द एनवायरमेंटल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है इसकी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन का परिचय का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कर चुके हैं जिसके अंदर हमने पर्यावरण और वायुमंडल को डिस्कस किया है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हम जलमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। हमारा फर्स्ट है जलमंडल। ठीक है, तो जलमंडल जो है हमारा, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल सभी जगह पाया जाता है। यानी कि जो हमारा पानी होता है वो स्थल मंडल यानी भूमि पर, जलमंडल और वायुमंडल यानी हवा में भी पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा, यहाँ तक कि हमारे शरीर की संरचना में 70% यानी 70% से अधिक जल पाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है यहाँ तक कि जो हमारा शरीर की बनावट है यानी हमारा जो शरीर है वो भी 70% से अधिक पानी से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब अपना थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद रहता है। वायुमंडल यानी जो हमारी हवा है उसके अंदर जो हमारा पानी होता है वो जलवाष्प यानी भाप के रूप में मौजूद रहता है और बादल निर्माण में मदद करता है। कैसे? मानिए ये हमारा समुद्र, नदी कुछ भी है, लाइक पानी जैसी जहाँ पे पानी है वो है। ये हमारी सूरज है, सूरज की जो रोशनी होती है, किरणें जो होती है वो इसके ऊपर पड़ती है, पानी के ऊपर। सूरज की किरणों की वजह से गर्म होकर जो हमारा पानी है वो भाप में भाप में बदल जाता है। ये जो भाप है हमारी हवा में जाती है यानी वायुमंडल में जाती है और यही भाप ऊपर जाके वायुमंडल में बादल की फॉर्मेशन करते हैं यानी बादल बनाते हैं। फिर उन्हीं बादलों से हमारी बारिश होती है। तो यही बोला गया है, वायुमंडल में जल जो है जलवाष्प यानी भाप की रूप में मौजूद होता है और बादल निर्माण में मदद करता है जिससे पृथ्वी पर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जमीन में मौजूद पानी पृथ्वी पर जनजीवन को आसान बनाता है। ज़मीन के अंदर जो हमारा पानी होता है, जैसे हमारे स्थल मंडल के अंदर जो पानी होता है, ठीक है, ज़मीन में जो पानी होता है, अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है, मतलब फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि जो हमारा पानी होता है वो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों जगह होता है। तो ये अभी हमने पढ़ लिया वायुमंडल में कैसे होता है। अब हम पढ़ रहे हैं स्थलमंडल में कैसे होता है। स्थल का मतलब ये होता है ज़मीन, भूमि। ठीक है, तो जो जमीन में पानी जो होता है वो पृथ्वी पर जनजीवन को आसान बनाता है तथा फसलों, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मृदा में पानी को 3 भागों में बांटा जाता है। किसमें? मृदा यानी मिट्टी में पानी को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे नीचे गुरुत्वीय जल, उसके ऊपर जल स्तर तथा सबसे ऊपर कोशिका जल। तो ये हमारी मिट्टी है। ठीक है, ये मैं सोचती हमारा स्थल है, मिट्टी है यानी हमारी। तो ये हमारी मिट्टी के अंदर जैसे कि पानी को बांटा गया 3 स्तर पे, 1, 2, ये नीचे। तो जो सबसे नीचे वाला है इसको बोलेंगे गुरुत्वीय जल। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय जल। उसके ऊपर वाला होगा जल स्तर और उसके ऊपर होगा कोशिका जल। ठीक है, तो यही बोला है, हमारी मिट्टी के अंदर पानी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय का मतलब क्या होता है? यानी जो ग्रेविटेशन होते है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो वाला जल स्तर, कोशिका जल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कोशिका जल के कारण ही फसलों को मिट्टी में पानी मिलता है। यानी जो कोशिका जल होता है उसके कारण ही जो हमारी फसलें होती हैं वो मिट्टी से पानी ले सकती हैं। ठीक है, हमारी मिट्टी से जो पानी लेती है हमारी फसलें, तो वो कौन सा पानी लेती है? कोशिका जल लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, चलिए उसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल में लगभग, हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है, समस्त जल यानी जितना भी पानी है उसमें लगभग 97% भाग समुद्री जल का है। यानी ये हमारी पृथ्वी है,
अगर मैं मानूँ ये 100% है पृथ्वी पे, तो जो इसका 97% पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला, ये समुद्री जल है। क्या है? समुद्री जल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, समुद्री जल खारा होने के कारण मानव के उपयोग लायक नहीं होता। अब हमने भी पढ़ा है कि जो हमारा समुद्री जल होता है वो बहुत खारा होता है। खारा किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। समुद्री जल की वजह से तो नमक बनता है। तो समुद्री जल खारा होने के कारण हम इंसान उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो खारा पानी है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हम उससे ना हम उसे पी सकते हैं, हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बर्फ और ग्लेशियर में कुल जल का लगभग 2% पाया जाता है। क्या? बर्फ और ग्लेशियर। ग्लेशियर होते हैं जो बर्फ़ के बने हुए पहाड़ होते हैं ना, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। बर्फ़ और ग्लेशियर जो है उनमें जल का कुल भाग लगभग 2% पाया जाता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 2% जो होता है वो बर्फ़ और ग्लेशियर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूजल, यानी हमारी धरती पे जो जल होता है सारे जल का केवल 0.63% है। यानी हमारी पृथ्वी पर जितना जल पाया जाता है, हमारी ज़मीन पर जितना जल पाया जाता है वो लगभग 0.63% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर जल है। ये हमारी पृथ्वी है जैसे कि, ठीक है, क्या ये हमारी पृथ्वी है, तो क्षेत्रफल यानी कि जितना उसका एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें लगभग 71% पे हमारी क्या होता है, ये 71% पे हमारा जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है 71% एरिया पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो हम इससे क्या समझते हैं फ्रेंड्स? तो इससे हम ये समझते हैं कि जब हमारी पृथ्वी है उस पर पानी तो बहुत है, प्रचुरता यानी बहुत ज़्यादा पानी है, और उसी के कारण उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा पानी होता है, पानी का कलर नीला होता है, और उसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो कलर है वो भी नीला होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। तो हमने क्या कहा, जो हमारे महासागर होते हैं वो जलमंडल के मुख्य भाग है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारे महासागर होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर 5 महासागर है। कि जो महासागर है वो जलमंडल के मुख्य भाग है। तो हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर है। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊं, ये जो मैंने 5 महासागर लिखे हैं ये बड़े से छोटे लिखे हैं। यानी सबसे बड़ा जो हमारा महासागर है वो प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी, फिर आर्कटिक। सबसे छोटा हमारा महासागर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी कि अगर हम अपनी पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटते, ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो इसके 1/3 हिस्से पर तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर इतना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी पर जलमंडल जल चक्र से संचालित होता है। यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो हमारा जलमंडल होता है उसको चलाने वाला जल चक्र होता है। ठीक है, जल चक्र से हमारी पृथ्वी पर पानी को संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। अब ये जल चक्र क्या है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे कि ये समुद्र वगैरह कुछ है, इसके ऊपर ये सूरज की किरणें जो ताप होती है उसके कारण हमारा जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है, यानी भाप बन जाता है। ठीक है, ठंडा होने के कारण, और फिर ये ऊपर जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है, हमने भी आपको बताया था वायुमंडल के अंदर एक ऐसी परत आती है जिसके अंदर ये संघनन हो जाता है, यानी उस परत के अंदर बादलों का निर्माण होता है। तो फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर जो होता है, जो तापमान होता है वो गिरता रहता है, कम होता रहता है। तो जो तापमान होता है वो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता रहता है, ठंडा होता रहता है। ठीक है, जिसके कारण जो जलवाष्प होती है ऊपर जाके जम जाती है। तो यही बोला इन्होंने, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने के कारण, ऊपर जाने से ठंडा होने के कारण जलवाष्प जो होते हैं वो संघनित होकर बादल का निर्माण कर लेती है। किसका? बादल का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ से यह वर्षा, फिर यहाँ से बादलों से क्या होता है, ये बारिश के रूप में
हिम तथा वृष्टि के रूप में, हिम यानी बर्फ के रूप में और वृष्टि यानी ओले जो होते हैं उसके रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जिस प्रक्रम में जल यानी जिस प्रक्रम यानी कि जिस नंबर के हिसाब से, यानी पहले वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाता है, संघनित होता है, फिर नीचे आता है, तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, भाप बनना, पानी बनना, ओले बनना, बर्फ बनना, तो ये अपना स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाते रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र क्या होता है? जल चक्र होता है हमारा जो जल अपने स्वरूप को बदलकर हमारे धरती के बीच में, महासागर वायुमंडल के बीच में चक्कर लगाता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अपने जल चक्र को। जैसे कि ये हमारा सूरज है और यहाँ पर हमारी ये समुद्र यानी पानी है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो ये सूरज है ये अपनी किरणें डालता है। क्या डालता है? किरणें डालता है। अपने ताप के कारण ये जो हमारा पानी है ये वाष्पित हो जाता है, इसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, यानी भाप में बदल जाता है। फिर ये जो हमारा भाप होती है ये ऊपर जाती है, ऊपर जाकर ठंडे होकर संघनन के कारण, संघनन का मतलब होता है फ्रेंड्स वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें जो भाप होती है वो ठंडी होकर बादल को बनाती है, उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण यानी कि जो हमारी भाप होती है वो ठंडी होकर बादल का निर्माण करती है, इस प्रोसेस को संघनन कहते हैं। और फिर इसके थ्रू वर्षण के थ्रू यानी बारिश के थ्रू ये जो होती है नीचे हमारी वापस से धरती पर आ जाता है। अब वो बारिश से भी आ सकता है, ओले के उसमें भी आ सकता है रूप में, या फिर बर्फबारी भी होती है ना, जैसे कि अभी हमारे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है तो बर्फ़ के रूप में भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जल चक्र हो गया। अब ये जो जल चक्र है हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा स्थल मंडल। क्या है हमारा? स्थल मंडल। स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। स्थल मंडल यानी इसके अंदर हम हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी भूमि के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी जो होती है उसके अंदर वैसे तो मेनली 3 परतें होती हैं, लेकिन वो भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, लेकिन ये जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है, ये वाली जो सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं स्थल मंडल। इस परत की मोटाई, ये जो हमारी स्थल मंडल की जो परत होती है, इस ऊपरी परत होती है, इसको वैसे भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो होती है वो 4 परतों में, मतलब 3 परतों में डिवाइड होती है। पहली भूपर्पटी, मेंटल एंड क्रोड। ठीक है, तो जो भूपर्पटी होती है और जो हमारी मेंटल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, ये तो हमारी हो गई भूपर्पटी, इसके अंदर होती है हमारी मेंटल। जो मेंटल की जो सबसे ऊपरी परत होती है, इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल। ठीक है, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस परत की मोटाई, ये जो हमारी स्थल मंडल की जो परत थी, इस परत की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी की इसी परत पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। ये जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, इसी परत पर हमारी क्या होते हैं? महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में उतरते हैं तापमान तथा दबाव बढ़ता जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, तो हम पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, खोदते हुए जैसे पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, तो जो तापमान होता है और जो दबाव होता है वो बढ़ता चला जाता है। तापमान बढ़ना यानी कि गर्म होता चला जाता है। ठीक है, और जो दबाव होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो आप सबने पढ़ा ही होगा। तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो हमारा दबाव होता है वो पृथ्वी के अंदर बढ़ता चलता है, जो प्रेशर होता है। ठीक है, सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। भीतरी परत यानी जो सबसे अंदर की जो परत होती है, क्रोड, सबसे अंदर की जो परत होती है उसको क्रोड कहते हैं। अच्छा, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, क्या फ्रेंड्स? ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो भूपर्पटी होती है, उसके नीचे वाली परत मेंटल होती है। लाइक ये जो हिस्सा करते हैं वैसा करते हैं, ये हमारी भूपर्पटी हो गई, ये हमारी मेंटल हो गई, और ये जो सबसे अंदर वाली परत हो गई ये हमारी क्रोड हो गई। ठीक है, तो जो हमारी सबसे अंदर की जो परत होती है, जो भीतरी परत होती है, क्रोड होती है। तो क्रोड का तापमान जो होता है 5000 से 6000 केल्विन तक होता है। अभी मैंने बताया जैसे हम पृथ्वी के परतों में अंदर जाते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, तो जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो तापमान बढ़कर 5000 से 6000 डिग्री केल्विन तक हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी पृथ्वी की जो हमने वो पढ़ी थी ना 3 परतें, भूपर्वती और उसके बाद जो हमारी मेंटल एंड क्रोड, ये जो तीनों परतें पढ़ी थी हमने, तीनों को अलग अलग से पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्रोड। हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो हमारी जो क्रोड है वो सबसे आंतरिक, सबसे अंदर की परत होती है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड को भीतरी और बाह्य क्रोड में विभाजित किया जाता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, वैसे तो मेनली इसकी 3 परतें होती हैं, लेकिन ये जो परतें होती हैं ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है, विभाजित होती हैं। तो यही हमने बताया, जो सबसे आंतरिक परत होती है वो क्रोड होती है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत हो गई, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1 2। ये हो गई हमारी आंतरिक यानी कि भीतरी क्रोड, और ये हो गई हमारी बाह्य क्रोड, ठीक है। भीतरी यानी कि अंदर वाली, बाह्य यानी कि बाहर वाली क्रोड। तो क्रोड में भी 2 हो गई। इसे बाहर की तरफ करके देखें तो ये हमारी क्रोड हो गई। तो क्रोड की 2 परतें हो गई, ये हो गई हमारी बाह्य क्रोड, ये हो गई हमारी भीतरी क्रोड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रोड लोहा और निकल के मिश्र धातु से बना होता है। यानी जो हमारा क्रोड होता है ये लोहा और निकल के मिश्र धातु, यानी मिश्र का मतलब होता है मिक्स, ठीक है ना, जो एक दूसरे से मिले होते हैं। तो ये इसके मिश्र धातु से बना होता है, इसमें ये दोनों मिश्रित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रोड की बाह्य परत, यानी क्रोड की जो बाहरी परत है, ये वाली जो बाहरी परत है, ठीक है। क्रोड की जो बाहरी परत है द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था यानी कि द्रव का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। द्रव होता है वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल अवस्था में होता है, ठीक है। ठोस अवस्था में ना होकर तरल अवस्था में होता है। जो चीज़ें बहती हैं उसकी कोई खुद की एक शेप नहीं होती, ठीक है। तो क्रोड की जो बाह्य परत होती है वो द्रव अवस्था में होती है, पानी की तरह होती है, ठीक है। तथा भीतरी परत ये, और जो इसके अंदर की जो परत होती है ये ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। द्रव यानी कि हम इसे कह सकते हैं पानी जैसी, अगर हम इन्हें तुलना करें तो, और ठोस अवस्था यानी कि किसी लकड़ी का फट्टा, ठीक है। तो ये ऐसी होती हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रोड की लगभग 10% सतह ऑक्सीजन और सल्फर से बनी मानी जाती है। यानी ये हमारा क्रोड हो गया। तो हमारी क्रोड की जो ऊपरी सतह हो गई ये जो 10% होती है ये किसकी बनी होती है, ऑक्सीजन और सल्फर से बनी मानी जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड यानी हमारी धरती पर में ये जो तत्व हैं, कौन से, ऑक्सीजन और जो सल्फर हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। तथा पिघले हुए लोहे में आसानी से घुल जाते हैं। और ये ऑक्सीजन और जो सल्फर है ये पिघले हुए लोहे में अच्छे से घुल जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसलिए माना है क्योंकि जो हमारा क्रोड होता है वो लोहा और निकल से बना होता है। तो उसके अंदर जो लोहा होता है, उस पिघले हुए लोहे के अंदर ये जो हमारा ऑक्सीजन और सल्फर है ये आसानी से घुल जाते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं, इसलिए हम ये माना जाता है कि जो क्रोड की लगभग 10% सतह होती है वो ऑक्सीजन और सल्फर की बनी होती है। ओके, सो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मेंटल, ठीक है। तो जो हमारा मेंटल होता है ये हमारे क्रोड के ऊपर वाली लेयर होती है, यानी दूसरी परत होती है, ठीक है, बीच वाली परत होती है। तो पृथ्वी के मध्य भाग को, यानी पृथ्वी के बीच का जो भाग होता है उसको मेंटल कहते हैं। यह ठीक भूपर्वती के नीचे होती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ये वाली जो हो गई, ये वाली, ये हो गई हमारी भूपर्वती, क्या हो गई, भूपर्वती। ये अंदर वाली हो गई हमारी मेंटल, और ये सबसे अंदर वाली जो हो गई ये हो गई हमारा क्रोड। क्रोड तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मेंटल। तो उसने कहा पृथ्वी के मध्य भाग को मेंटल कहते हैं, ये जो इसका बीच का जो भाग है इसको मेंटल कहते हैं। और ये ठीक भूपर्वती के नीचे होती है, भूपर्वती इसके ऊपर है और ये ठीक भूपर्वती के नीचे होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है। तो ये जो हमारी परत है इसकी मोटाई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह ओलिविन और पाइरोक्सिन खनिज संसाधनों से बनी होती है, ठीक है। ये जो हमारी परत होती है मेंटल,
ये ओलिविन और पायरोक्सिन खनिज संसाधनों से बनी होती है। खनिज संसाधन वो पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमें, ठीक है। जो भी पदार्थ हमें प्रकृति रूप से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उन संसाधनों को खनिज संसाधन कहते हैं, ठीक है, उन पदार्थों को। तो ओलिविन और पायरोक्सिन हमें मेंटल से खनिज संसाधन के रूप में मिलते हैं, तो इसका माना जाता है कि जो ओलिविन और पायरोक्सिन है खनिज संसाधनों से बनी होती है, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटल की ऊपरी परत। ये जो हमारा मेंटल हो गया, ठीक है, बीच की जो मध्य परत होती है। अब इसकी जो ये ऊपरी परत होती है, ठीक है, इसकी जो ये ऊपरी परत होती है को एस्थेनोस्फीयर क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। इसकी ऊपरी परत को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, कमज़ोर परत होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी, इसके मेंटल की जो ऊपरी परत होती है, ये वाली जो परत होती है कमज़ोर परत होती है और इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटल सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लोहा तथा एल्यूमिनियम का बना होता है। जो हमारा मेंटल होता है इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लोहा और एल्यूमिनियम जो होते हैं इनसे बना होता है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भूपर्वती, यानी कि जो हमारा अगला है ये हम भूपर्वती परत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भूपर्वती हमारी सबसे ऊपरी परत होती है। पृथ्वी के सबसे बाह्य भाग यानी बाहरी भाग को भूपर्वती यानी इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। हमारी पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है, ये वाला जो भाग है इसको भूपर्वती कहते हैं और इसको ऊपरी परत भी कहते हैं पृथ्वी की, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ सबसे पतली परत होती है। ये सबसे पतली परत होती है। अभी हमने पहले पॉइंट में मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा था स्थलमंडल की किया है कुछ ही किलोमीटर तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाह्य भूपर्वती मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब एक बात, बाह्य भूपर्वती यानी कि भूपर्वती जो हमारी ये लेयर है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि ये हुआ हमारा भूपर्वती, तो इसको ऐसे कर दिया, ये हो गया हमारा बाह्य भूपर्वती, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा बाह्य भूपर्वती और ये हो जाएगी हमारा आंतरिक, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी 2 परतें हो गई। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है बाह्य भूपर्वती। जो हमारी बाहरी भूपर्वती होती है ये वाली, ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना होता है, यानी ये जो है ग्रेनाइट से बनी होती है, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से मेनली यहाँ पे क्या पाए जाते हैं इस बाह्य भूपर्वती में? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे सिलिकॉन जो खनिज जो होते हैं ये पाए जाते हैं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं इस वाली परत के अंदर, जिसके कारण इसे सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सियाल। इंग्लिश में बोलूँ तो ये वाला SIAL, सियाल लेयर कहते हैं, जिसके कारण इसे सियाल लेयर कहते हैं। SI का मतलब सिलिकॉन एंड AL का मतलब एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स साइंस के अंदर ये जो हमारे SI और AL है ये हमारे साइंटिफिक नेम्स यानी उनके एक तरीके से उनके चिन्ह के रूप में काम होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए हम SI यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए हम AL यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको सियाल लेयर भी कहते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आंतरिक भाग। जो हमारा आंतरिक भाग होता है यानी कि जो हमारा अंदर वाला भाग होता है वो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। ऊपर वाला जो था हमारा बाह्य भाग वो ग्रेनाइट से होता है, आंतरिक भाग हमारा बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इस भाग में मुख्य रूप से ये जो हमारा भाग होता है इसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं और हमारे पहले वाले भाग के अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते थे, तो इसलिए इस भाग को सीमा लेयर कहा जाता है। सीमा कैसे? सिलिकॉन SI से सिलिकॉन एंड Ma से मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सभी प्रमुख भूदृश्य, ये तो फ्रेंड्स हम भूपर्वती तो क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है हमारा सभी प्रमुख भूदृश्य यानी जितने भी सारे भूदृश्य हैं जैसे कि सागर, पर्वत, झील, नदी आदि स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। जो हमारे सागर होते हैं, पहाड़ होते हैं, झील होती है, नदियाँ होती हैं, ये सब स्थलमंडल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जैव मंडल, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है जैव मंडल। फर्स्ट पॉइंट है इसका स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल कहते हैं किसे? स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का वो क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिकांश जीवन जमीन पर, यानी अधिकांश जीव जो होते हैं वो जमीन पर पाए जाते हैं। जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं तथा नीचे पाए जाते हैं, कुछ किलोमीटर नीचे पाए जाते हैं। तो ज़मीन के ऊपर जैसे कि मैं
जानवर होते हैं कुछ वो पाए जाते हैं। ज़मीन से कुछ नीचे जो होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर यानी हवा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जीव कैसे जो हवा में पाए जाते हैं वो पक्षी वगैरह हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमध्य रेखा और उसके आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये हमारा पॉइंट क्या कहता है, जो भूमध्य रेखा होती है यानी हमारी जो पृथ्वी होती है उसके बीच की जो एक भूमध्य रेखा होती है, उस रेखा और उसके आसपास जो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जीव जो होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महासागरों की गहराई में भी जीवन पाया जाता है। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कि जो महासागर होते हैं उनकी गहराई में भी जीवन पाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, हम सबको पता है महासागरों की गहराई में जीवन पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, समुद्री घास होती है जो समुद्रों के नीचे पाई जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी मछलियाँ या फिर बहुत सारे ऐसे महासागर यानी समुद्री जीव जंतु होते हैं जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी का वह भाग, हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा जो जीवित प्राणियों एवं पेड़ पौधों के रहने योग्य होता है उसे इकोस्फीयर कहा जाता है। यानी हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पे जीवित प्राणी जैसे कि हम हैं, जानवर हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो हिस्सा उनके रहने के लायक होता है, उसे इकोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जैवमंडल क्लियर हुआ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, एंड फ्रेंड्स आप हमारी सोशल साइट जैसे कि हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।